गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे जिसके लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने 1.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस एवं एग्जाम्पल्स किए थे, लेकिन इसका अभी एक एग्जाम्पल नंबर 6 रह गया था और एग्जाम्पल नंबर 6 काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक मिसलेनियस विविध एक्सरसाइज में दोबारा से भी दिया गया है, सो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि निम्न 3 फलनों के लिए हमें सहचर गुणधर्म का सत्यापन करना है। हमें 3 फलन दिए हैं। एक तो f दिया है जो n से z0 में डिफाइन है, fx इक्वल टू क्या है 2x है। g है z0 से q में डिफाइन है, gx इक्वल टू 1/x है। एंड थर्ड फंक्शन गिवन है आपको h q से r में डिफाइन है, hx इक्वल टू क्या है e की पावर x। तो अब हमें इन 3 फलनों के लिए सहचर गुणधर्म का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले आप समुच्चय के बारे में, जो आपको फंक्शन n से z0 में डिफाइन है, तो n क्या है, यहाँ पर n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। z क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। z0 का मतलब है 0 को हटाकर। z0 से q में डिफाइन है, तो z0 q क्या है, यहाँ पर परमेय संख्याओं का समुच्चय है। और r क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो बेटा इसमें 3 फलनों का संयोजन कई प्रकार से होता है। जैसे 3 फलनों का संयोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, FOGOH ऐसे भी लिखा जा सकता है। 3 फलनों के संयोजन को हम GOFOH ऐसे भी लिख सकते हैं। हम 3 फलनों के संयोजन को HOFOG भी लिख सकते हैं। 3 फलनों के संयोजन को GHOGOF भी लिख सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में कौन सा संयोजन निकालना है इनमें से, कि HOGOF निकालना है, HOFOG निकालना है। तो ये चीज़ हम चेक करेंगे। जो मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन के जो गुणधर्म बताए थे, जो प्रतिबंध बताए थे, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमें किस टाइप से इनका संयोजन निकालना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि हम सबसे पहले बात करते हैं। जैसे मैंने फॉग निकालना चाहता हूँ मैं, FOG। फॉग अगर आप निकालना चाहते हैं तो फॉग n से z0 में डिफाइन है और g किससे है, z0 से q में डिफाइन है। तो फॉग के लिए कंडीशन क्या होती है कि g का परिसर f के प्रांत के अंदर होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, g का परिसर f के प्रांत के अंदर होना चाहिए, जबकि g का परिसर क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, और f का प्रांत क्या है, प्राकृत संख्या है। तो क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत होती हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं में 1/2 p/q के फॉर्म की संख्याएं भी आ जाती हैं, जबकि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं में क्या आता है, 1 2 3 4 5 ... आता है। तो सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत नहीं हो सकती हैं, अतः हम फॉग नहीं निकाल सकते हैं। हम फॉग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि फॉग डिफाइन ही नहीं होगा। तो अब फॉग कैंसिल हो गया भैया, हम फॉग नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या अब हम गॉफ निकाल सकते हैं? अब हम गॉफ के लिए कंडीशन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे प्रत्येक स्टूडेंट। गॉफ के लिए f का जो परिसर है, f का परिसर क्या है, z0, वो g के प्रांत के बराबर या उसका उपसमुच्चय होना चाहिए। और g का प्रांत क्या है, आपका z0 है। तो निश्चित बात है z0 तो गॉफ डिफाइन हो सकता है। तो गॉफ डिफाइन होगा n से किस में डिफाइन होगा, q में डिफाइन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन गॉफ n से किस में डिफाइन होगा, q में डिफाइन होगा। अब हम गॉफ का संयोजन h के साथ निकालेंगे। गॉफ का संयोजन किसके साथ निकालेंगे, h के साथ निकालेंगे। तो HO
HOGOF निकालेंगे। तो HOGOF निकालेंगे तो इसके लिए आप देखेंगे कि परिमेय संख्या इसका प्रांत होगा और इसका परिसर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो निश्चित बात है कि इन दोनों का आप संयोजन निकाल सकते हैं, इन दोनों का क्या निकाल सकते हैं, संयोजन निकाल सकते हैं। और इन दोनों का जो संयोजन होगा वो किससे किस में डिफाइन होगा। अगर आप गॉफ का संयोजन H से निकालते हैं तो H इसका जो मतलब गॉफ का संयोजन H से N से किस में डिफाइन होगा, R में डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि GOFOH किससे किस में डिफाइन होगा, आपका N से R में डिफाइन होगा। N से किस में एक इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसका संयोजन HOGOF निकालते हैं हम तो ये किससे किस में डिफाइन हो जाएगा, N2R में डिफाइन हो जाएगा। किससे किस में डिफाइन होगा, N से R में डिफाइन हो जाएगा। जैसे हम गॉफ निकालते हैं तो गॉफ किससे किस में डिफाइन होता है, जैसे F A से B में डिफाइन है और G B से C में डिफाइन है। तो हम गॉफ क्या लिखते थे, गॉफ A से C में डिफाइन होगा। तो हमने किसका संयोजन निकाला, इसके गॉफ के साथ मैंने इसका संयोजन निकाला तो ये किससे किस में डिफाइन हो गया, N2R में डिफाइन होगा। तो HOGOF किससे किस में डिफाइन हुआ, N से R में। तो इसी को ही आप ऐसे भी सहचर गुणधर्म के लिए इसको आप कैसे लिखेंगे, HOGOF भी किससे किस में डिफाइन होगा, N से R में डिफाइन होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम H का और G का संयोजन निकालते हैं, किसका संयोजन निकालना है, H का और G का संयोजन निकालते हैं तो H के और G के संयोजन के लिए क्या ज़रूरी होगा कि G का परिसर H के प्रांत के बराबर होना चाहिए। तो H इसका जो परिसर होगा वो इसके प्रांत के बराबर होगा तो HOG डिफाइन होगा। तो HOG आप देख सकते हैं कि डिफाइन है और इसका फिर कंपोजिशन किससे निकालेंगे, F के साथ निकालेंगे। तो और ये दोनों कैसे होते हैं, सहचर गुणधर्म के अनुसार ये दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमें यही प्रूफ करना है कि HOGOF इक्वल टू क्या होगा, HOGOF होगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर सहचर गुणधर्म के लिए HOGOF इक्वल होगा HOGOF के। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये सहचर नियम का पालन करेगा। तो LHS कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट के एलिमेंट का क्या निकालते हैं, संयोजन निकालते हैं। तो ब्रैकेट के एलिमेंट, ब्रैकेट में जो फंक्शन है उनका संयोजन निकालेंगे तो हम सबसे पहले गॉफ एक्स निकालेंगे। गॉफ एक्स का मतलब क्या होगा, G ऑफ Fx। गॉफ एक्स का मतलब क्या होगा, G ऑफ Fx। तो ध्यान से देखेंगे हम कि G के अंदर हमने किसको रखा है, x की जगह क्या रखा, Fx रखा। तो G में जब अगर x के स्थान पर Fx रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पर क्या आ जाएगा, Fx आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/Fx और 1/Fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। अब हम इसका जो संयोजन है, गॉफ का संयोजन किसके साथ निकालेंगे, H के साथ निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर HOGOF इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको हम H ऑफ GOF x। तो अब हमने H में x के स्थान पर किसको रख दिया, गॉफ को रखा। किसको रखा है, गॉफ को रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा
e की पावर गॉफ एक्स। तो e की पावर गॉफ की वैल्यू क्या थी 1/2x, तो ये आ जाएगा e की पावर 1/2x। मतलब यहाँ से हमारे पास HOGOF x कितना आया, आपके पास आया e की पावर 1/2x। अब इसी टाइप से हम इसका RHS निकालेंगे। RHS निकालेंगे, RHS में सबसे पहले हम HOG निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HOGX इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे? H ऑफ GX। अब ध्यान से देखेंगे, हम H में X के स्थान पर किसको रखेंगे? GX को रखेंगे। H में X के स्थान पर अगर हम GX को रखेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर GX, और GX की वैल्यू क्या है? 1/x। तो ये आ गया आपका HOGX। अब HOGX का संयोजन किसके संग निकालेंगे? F के साथ निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, HOGOFX। अब हमने HOG के अंदर किसको रखा? FX को रखा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर मैंने HOGX की जगह किसको रख रहा हूँ? मैं FX को रख रहा हूँ। अगर मैं X की जगह FX रखूँगा तो इस X की जगह भी क्या आ जाएगा? FX आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HOG और ब्रैकेट में आ जाएगा FX। तो FX रखेंगे तो e की पावर क्या आ जाएगा? 1/fx। e की पावर 1/fx और fx की वैल्यू क्या है आपकी? 1/2 है। तो आप देखो कि LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS आ गया। मतलब यह दिए गए फलन सहचर गुणधर्म का पालन करते हैं। बस इसमें केवल और केवल आपको यही याद रखना है कि हमें निकालना कैसा संयोजन है? HOGOF ही निकालना है। अगर आप इसमें FOG निकाल देते हैं जो कि परिभाषित नहीं होगा प्रतिबंध के अनुसार, तो वो क्वेश्चन आपका गलत कर दिया जाएगा। तो ये केवल आपको इस बात का ही क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आप इसको नोट कीजिए। अब हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे अभी। प्रतिलोम फलन, इन्वर्स फंक्शन। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ इन्वर्स फंक्शन की। डेफिनेशन क्या होती है? यदि f a से b में, यदि f a से b में परिभाषित एकैकी आच्छादक फलन हो, यदि f a से b में परिभाषित 1/1 फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो? 1/1 फंक्शन हो, तो इसमें एक ऐसे अद्वितीय फलन का अस्तित्व होगा। तो इसमें एक ऐसे अद्वितीय फलन का अस्तित्व होगा जो b से a में परिभाषित होगा, जो b से किस में परिभाषित होगा? a में परिभाषित होगा। तो ये जो फलन होगा ये इसका क्या कहलाएगा? प्रतिलोम फलन कहलाएगा। ध्यान से सुनेंगे प्रत्येक स्टूडेंट्स। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? यदि f a से b में परिभाषित एकैकी आच्छादक फलन हो तो इसमें एक ऐसे अद्वितीय फलन का अस्तित्व होगा जो b से a में परिभाषित होगा। जो किससे किस में परिभाषित होगा? b से a में परिभाषित होगा। तो हम b से a में परिभाषित फलन को मूल फलन का क्या कहते हैं? प्रतिलोम कहते हैं। कंडीशन क्या याद रखनी है आपको कि f का प्रतिलोम तभी संभव होगा जब यह एकैकी आच्छादक होगा। जब यह कैसा होगा? एकैकी आच्छादक होगा। मतलब एकैकी आच्छादक फलन का ही प्रतिलोम केवल और केवल संभव होता है। और जो इसका प्रतिलोम होगा वह अद्वितीय होगा। कैसा होगा? अद्वितीय। मतलब प्रत्येक एकैकी आच्छादक फलन का जो प्रतिलोम होता है वो एक ही होता है। कभी भी प्रतिलोम दो नहीं हो सकते हैं। और प्रतिलोम फलन जो होगा वो भी एकैकी और कैसा होगा? आच्छादक होगा।
तो आप क्या डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सीधा आप, यदि f a से b में परिभाषित एकैकी आच्छादक फलन है तो इसमें एक ऐसे अद्वितीय फलन का अस्तित्व होगा जो b से a में परिभाषित होगा, जिसे हम मूल फलन का क्या बोलेंगे? प्रतिलोम फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको सेट्स के थ्रू और समझने का प्रयास करते हैं कि 1 ऑन 2 फंक्शन, हम एक 1 ऑन 2 फंक्शन का सेट लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम, जैसे ये मैंने एक सेट लिया, ए सेट है और ये बी सेट है। यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और 4। यहाँ पर ले लिए ए बी सी और ये डी ले लिए। 1 का ए से रिलेशन है, 2 का बी से है, 3 का सी से है और 4 का डी से है। मतलब जो फलन है वो ए से किस में परिभाषित है? बी में है। आप इसमें देख सकते हैं कि प्रत्येक बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब है और बी के सभी अवयवों का अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब है। मतलब यह फलन कैसा है? 1 ऑन 2 है। अगर अब 1 ऑन 2 है तो निश्चित अब हम इसका अगर इन्वर्स निकालेंगे, ये बी आ जाएगा, यहाँ पर सेट ए आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी और ये डी, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। ये इसका इन्वर्स की मैपिंग होगी। तो अब आप ध्यान से सुने यहाँ पर कि इनकेस कोई क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर दे कि प्रूफ कीजिए कि 1 ऑन 2 ही फंक्शन का इन्वर्स संभव होता है। अगर मैं यहाँ पर जैसे 5 ले लूँ, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? 5, और डी को मैंने थोड़ी देर के लिए किससे जोड़ दिया? 5 से जोड़ दिया। मतलब बी के एक सेट का क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो जाएंगे। तो यह फंक्शन पहली बात 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। अब लेकिन इसका इन्वर्स क्यों नहीं हो सकता है? इन्वर्स भाई हम सीधा पलट के ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर सीधा आप 5 लेके और इसको इससे जोड़ सकते हैं, तो भाई ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में, अब आप फंक्शन की डेफिनेशन को में देखें कि फंक्शन की डेफिनेशन में क्या था कि समुच्चय, जो इस तरफ का जो समुच्चय होगा इसका अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए इस सेट में, और जबकि यहाँ D कितने एलिमेंट से जुड़ जाएगा? 2 एलिमेंट से जुड़ जाएगा। और अगर D 2 एलिमेंट से जुड़ गया तो निश्चित बात है ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फंक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ओनली, केवल और केवल 1 ऑन 2 1 फंक्शन का ही क्या होगा? इन्वर्स होगा। अब हम ऑन 2 की बात कर लें कि ऑन 2 के लिए कंडीशन क्या होती है? रेंज इक्वल टू कोडोमेन। मैंने सपोज करो यहाँ पर एक एलिमेंट और ले लिया E, इसका कोई भी इमेज नहीं है। अब मतलब ये ऑन 2 नहीं होगा। अगर अब ये ऑन 2 नहीं होगा और आपने इसका अगर आप इन्वर्स निकाला तो E का कोई भी प्रतिबिंब नहीं होगा A में, और जो कि फलन की डेफिनेशन के अनुसार नहीं है। फलन की डेफिनेशन में इस सेट के सभी एलिमेंट्स का इस सेट में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, जबकि E का कोई भी प्रतिबिंब नहीं होगा। और जब E का कोई प्रतिबिंब नहीं होगा तो निश्चित बात है कि ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि केवल और केवल 1 ऑन 2 फंक्शन का ही प्रतिलोम संभव होता है। ध्यान से एक बार और मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर मैंने और ले लिया था, 5 लिया था। तो 5 जब मैंने इसका इन्वर्स निकाला तो इस सेट बी के एलिमेंट्स के कितने प्रतिबिंब हो जाएंगे?
दो प्रतिबिंब हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं होगा। और ऑन टू के लिए रेंज इक्वल टू अगर कोडोमेन नहीं होगी तो यहाँ के का कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाएगा जिसका इस तरफ कोई भी प्रतिबिंब नहीं होगा, तो यह फलन ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फंक्शन ही नहीं होगा। इसीलिए अगर इनके ऐसे प्रूफ बोल दिया जाता है कि प्रूफ कीजिए कि 1 1 ऑन टू ही फंक्शन का प्रतिलोम क्यों संभव है न, तो आप इस टाइप से दो सेट्स बनाकर भी शो अप कर सकते हैं कि केवल और केवल 1 1 ऑन टू का। और आप फिर यहाँ पर मैनी ऑन इन टू भी ले सकते हैं, जिस टाइप से मैंने अभी लिए थे, तो उनका प्रतिलोम संभव नहीं हो रहा था। तो केवल और केवल यहाँ पर याद रखना है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही क्या होता है? प्रतिलोम संभव होता है। मतलब प्रतिलोम के जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, पहले हमें उनमें 1 1 ऑन टू प्रूफ कराया गया है कि पहले हम 1 1 ऑन टू प्रूफ करते हैं, फिर देन इसका क्या निकालते हैं? इन्वर्स निकालते हैं। तो आप इस सेट्स को और डेफिनेशन को मैं अगेन एक बार और बोले देता हूँ, जिसने स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा है वो लिख लें कि यदि f a से b में परिभाषित एकैकी आच्छादक फलन हो तो इसमें एक ऐसे अद्वितीय फलन का अस्तित्व होगा जो b से a में परिभाषित होगा। किससे किस में परिभाषित होगा? b से a में परिभाषित होगा। तो इस फलन को मूल फलन f का क्या कहते हैं? प्रतिलोम कहते हैं। इसे f इन्वर्स द्वारा निरूपित करते हैं। इसे किसके द्वारा निरूपित करते हैं? f इन्वर्स द्वारा निरूपित करते हैं, या आप कोई और भी फलन नाम दे सकते हैं। g बोल सकते हैं कि f का प्रतिलोम क्या है? g है, या f का प्रतिलोम क्या है? f इन्वर्स है। तो यहाँ पर दो शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है, एक तो 1 1 ऑन टू को अंडरलाइन करना है और एक आपको अद्वितीय को अंडरलाइन करना है, क्योंकि एक फलन का जो 1 1 ऑन टू फंक्शन का प्रतिलोम भी कैसा होता है? अद्वितीय होता है। तो आप इसको नोट करें, फिर हम इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं और देन इसके गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। रूल, इन्वर्स फंक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, इसका मैं आपको नियम बता रहा हूँ कि आपके जो दिया गया फलन होगा वो y इक्वल टू एफ एक्स दिया जाएगा। दिया गया फलन क्या होगा? फलन y इक्वल टू क्या होगा? x होगा, मतलब x के पदों में व्यक्त होगा। पदों में व्यक्त होगा। दिया गया फलन किसके पदों में व्यक्त होगा? x के पदों में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि x एक होता है स्वतंत्र चर होता है, और जबकि y क्या होता है? परतंत्र चर होता है। मतलब y किस पर डिपेंड करता है? x पर डिपेंड करता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में आपको फलन दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें इस फलन को y के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में व्यक्त करना है? y के पदों में। मतलब इस फंक्शन को मुझे x इक्वल टू एफ ऑफ y लिखना है। किसके पदों में व्यक्त करेंगे? y के पदों में। अब y के पदों में व्यक्त करने के लिए हम कई अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग मेथड्स का उपयोग करते हैं। जैसे हम पक्षांतरण विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, पक्षांतरण विधि का उपयोग करेंगे, या किसी क्वेश्चन में हम श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करेंगे, या किसी क्वेश्चन में हम तिर्यक गुणा का उपयोग करेंगे। तो या तो आप पक्षांतर मतलब y इक्वल टू एफ एक्स को x इक्वल टू एफ ऑफ y के रूप में लिखने के लिए हम पक्षांतरण कि अगर क्वेश्चन में पक्षांतरण विधि का यूज तो हम पक्षांतर करेंगे। अगर फलन इन केस द्विघातीय है, कैसा है? द्विघातीय है, तो हम इसमें श्रीधराचार्य विधि का, ठीक है, या और अगर अलग टाइप का है तो तिर्यक गुणन विधि का। मतलब पक्षांतरण, तिर्यक गुणन विधि या द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करके हम फलन को x इक्वल टू एफ ऑफ y के पदों में व्यक्त करते हैं सबसे पहला। फिर हम क्या करेंगे कि x को तो हम रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स x से।
x को किससे रिप्लेस कर देंगे आप, f इनवर्स x से, और y को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, x से रिप्लेस करेंगे। y को किससे रिप्लेस करेंगे, x से रिप्लेस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, f इनवर्स x इक्वल टू आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, f इनवर्स x इक्वल टू आपका इनवर्स फंक्शन मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, जैसे सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्वेश्चन है। अब आपसे कहा कि भाई इसका इन्वर्स निकालो। ये फंक्शन किसके पदों में व्यक्त है, x के पदों में व्यक्त है। तो मैंने क्या किया, पहले 1 का पक्षांतरण कर दिया इस साइड, तो y माइनस 1, और फिर स्क्वायर को उस साइड भेज दिया, तो रूट में क्या आ गया, y माइनस 1। तो अब आप देखो कि ये किसके पदों में व्यक्त हो गया, y के पदों में व्यक्त हो गया। अब मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, f इनवर्स x से, और y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसी का इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम इसमें तिर्यक गुणन विधि लगाएंगे। तिर्यक गुणा किया मैंने, y का x में किया तो एक्स वाई आ जाएगा, प्लस का y आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x। अब हम एक्स वाई वाले पद को उस साइड भेजेंगे, तो x माइनस एक्स वाई, फिर आप x को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस वाई को y के अपॉन में लाएंगे तो y अपॉन 1 माइनस वाई, मतलब f इनवर्स x कितना आ गया आपके पास, x अपॉन 1 माइनस x आ गया। तो इस टाइप से हम इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई इनवर्स फंक्शन निकालने का। अब आता है कि रेंज कैसे निकालेंगे। जैसे कोडोमेन, जब हम ऑन टू फंक्शन प्रूव करते थे, ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे तो ऑन टू फंक्शन में रेंज इक्वल टू कोडोमेन होती है। अब कोडोमेन तो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, बट रेंज आपको निकालनी होगी। तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि जो जैसे f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स आया, तो इस फलन का मतलब प्रतिलोम फलन f इनवर्स का प्रांत f का परिसर होता है। ये रेंज निकालने का मेथड है। क्या निकालने का, रेंज निकालने का, कि पहले हम दिए गए फलन का प्रतिलोम निकाल लेंगे और फिर प्रतिलोम फलन का हम क्या निकालेंगे, प्रांत निकालेंगे। और जो प्रतिलोम फलन का जो प्रांत आएगा वो मूल फलन का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो अब आप नियम में को मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि दिया गया फलन x के पदों में व्यक्त होगा, y इक्वल टू एफ एक्स। पक्षांतरण, तिर्यक गुणन या श्रीधराचार विधि का उपयोग करके हम फलन को y के पदों में व्यक्त करते हैं। किसके पदों में व्यक्त करेंगे, y के, x इक्वल टू एफ ऑफ y के पदों में व्यक्त करेंगे। फिर x को हम किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, f इनवर्स से प्रतिस्थापित कर देंगे, और y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, f इनवर्स x मिल जाएगा। बट सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है, किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, कि दिया गया फलन कैसा होना चाहिए, 1 ऑन टू होना चाहिए। तो आप इसके नियम को आप नोट कर लें। यहाँ पर याद रखें, क्या लिखेंगे, पक्षांतरण, तिर्यक गुणन या श्रीधराचार विधि का उपयोग करके दिए गए फलन को किसके पदों में व्यक्त करते हैं, y के पदों में व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 छोटे एग्जाम्पल्स भी लिख दिए हैं, इनको भी आप नोट कर लें। तो आज हमने यूनिट फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 6 देखा है, और इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशंस और इन्वर्स फंक्शन ज्ञात करने का नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स फंक्शन के गुणधर्म पर बात करेंगे। इन्वर्स फंक्शन का गुणधर्म इस साल आपके 2020 में मैथ्स में जो क्वेश्चन आया था यूनिट नंबर फर्स्ट से, वो इन्वर्स फंक्शन के गुणधर्म को ही प्रूव कराया गया था।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्स फंक्शन के गुणधर्म को डिस्कस करेंगे। सो आप प्लीज़ नोट्स कंप्लीट करते चलें, एक एक लाइन जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप कॉपी में लिखते चलें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की, तो वो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।